बच्चों, आप भली भांति जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से हम संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं। और जब हमने संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत आरंभ किया तो हमने सबसे पहले संस्कृति संवर्धन सिद्धांत के प्रथम चरण या जिसके बारे में सर्वप्रथम बताया गया था उद्विकासीय सिद्धांत की बात की। हमने ये भी जाना था कि जब उद्विकासीय सिद्धांत की आलोचना हुई, जिसमें उद्विकासीय सिद्धांत में हर्बर्ट स्पेंसर सर्वप्रमुख रहे हैं, उसकी आलोचना के बाद नव उद्विकासवादी सिद्धांत की भी बात हुई। अब क्योंकि हम आपका वो हिस्सा, वो पार्ट समाप्त कर चुके हैं, अब हम आज पढ़ेंगे प्रसार का सिद्धांत। किस चीज़ का है प्रसार का सिद्धांत? संवर्धन, जो संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कल्चर ग्रोथ जो है, उसके बारे में हमने उद्विकासीय सिद्धांत के बाद पश्चात आज हमें प्रसार का सिद्धांत जानना है। क्या है प्रसार का सिद्धांत? पहले हम उसकी ब्रीफ हिस्ट्री जानने का प्रयास करते हैं, उसका अर्थ जानने की चेष्टा करते हैं और तत्पश्चात हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो संस्कृति के, देखिए, कोई भी सिद्धांत अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। मैं हमेशा से पहले भी आपकी कक्षा में इस बात को कहा मैंने, जब हम सम्मुख होकर बातें किया करते थे, जब हमने प्रथम वर्ष में पढ़ा या द्वितीय वर्ष में जब पढ़ा था, और चूँकि ये आपके ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और आप मेरे सम्मुख नहीं हैं, इसलिए मुझे आपका प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु आपको भली भांति याद होगा कि हम हमेशा से एक बात करते आए हैं कि इस संसार में ऐसा कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं है, फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट नहीं है, फुल प्रूफ लॉ नहीं है जिसको संसार के समस्त लोग एक स्वर में, एक विचारधारा के रूप में स्वीकार करें। कोई भी विचारधारा हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी अवधारणा हो, कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। जो लोग विरोध करते हैं वो उसके विपरीत जाके फिर अपना एक नया सिद्धांत देते हैं। और जब हम संस्कृति संवर्धन की सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो जब उद्विकासीय सिद्धांत, जिसके बारे में मैं आपको पूर्व में बता ही चुकी हूँ और आपको बहुत भली भांति विदित होगा, और अगर नहीं याद आ रहा है तो आप पिछला वीडियो खोल के देख लेंगे तो आप सब चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो उद्विकासीय सिद्धांत की भरपूर आलोचना हुई। क्यों आलोचना हुई, कैसी आलोचना हुई, मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा वापस से रिपीट करूँगी तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। फिर उसके बाद उद्विकासीय सिद्धांत की आलोचना के बाद नव उद्विकासीय सिद्धांत की बात आई, उसकी भी आलोचना हुई। तो जिन विद्वानों ने उन विचारधाराओं से सहमत नहीं थे जो कि उद्विकासीय सिद्धांत और नव उद्विकासीय सिद्धांत के जो सिद्धांत जिन्होंने दिए थे, जो सिद्धांत वेता थे, जो इस अवधारणा को स्थापित करने वाले थे, उन लोगों की जब वो विचारधारा से सहमत नहीं थे तो उस विचारधारा के विमुख जाकर उन्होंने प्रसार सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया, है ना, हम सबके सामने रखा। लेकिन प्रसार सिद्धांत की भी भरपूर आलोचना हुई। उसके पश्चात एक नवीन सिद्धांत आया। वो कौन सा सिद्धांत था ये हम तब जानेंगे जब हम प्रसार सिद्धांत को समझ जाएंगे। तो क्या है प्रसार का सिद्धांत? प्रसार मतलब फैलना, नाम से स्पष्ट होता है कि फैलना। तो प्रसार का सिद्धांत क्या कहता है कि इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इसको प्रस्थापित क्यों किया गया? क्योंकि उद्विकासवादी सिद्धांत की वैज्ञानिक आलोचना हुई और कुछ लोगों ने इस पर अपनी असहमति जताई, और जिन लोगों ने असहमति जताई उन्होंने प्रसारवादी सिद्धांत को स्थापित किया। तो प्रसारवादी सिद्धांत उद्विकासियों की एक मार्गी उद्विकास, देखिए, उद्विकास सिद्धांत मूलतः किस बात को प्रस्थापित करता है, स्टैब्लिश करता है? एक मार्गीय उद्विकास, मानव की मानसिक एकता एवं स्वतंत्र आविष्कार, है ना। ये तीन मुख्य तत्व थे जो उद्विकासी सिद्धांतों को मानने वाले विद्वानों ने, सामाजिक वैज्ञानिकों ने स्थापित किए थे। तो इन तीनों कौन कौन से? एक मार्गीय उद्विकास, मानव की मानसिक एकता और स्वतंत्र आविष्कार, इन तीनों का उन्होंने खंडन किया और कहा मानव की आविष्कार करने की क्षमता सीमित है। देखिए, पुरजोर तरीके से ये स्थापित करने का चेष्टा की गई थी
किनके द्वारा? उद्विकासी सिद्धांतों को मानने वाले लोगों के द्वारा, सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा, कि प्रत्येक संस्कृति अपना स्वतंत्र आविष्कार करती है और एक ही समय में अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग आविष्कार, एक जैसे आविष्कार होते हैं। परंतु जो प्रसारवादी सिद्धांतवादी हैं उन्होंने इन तीनों जो आधार बिंदु थे उद्विकासी सिद्धांत के, उसका खंडन किया। और वो 3 आधार बिंदु कौन से थे? उद्विकास, मानव की मानसिक एकता और स्वतंत्र आविष्कार। और उन्होंने कहा, किन्होंने? प्रसार का सिद्धांत मानने वाले सामाजिक वैज्ञानिकों ने। उन्होंने क्या कहा? मानव की आविष्कार करने की क्षमता सीमित है। क्या है? मानव के आविष्कार करने की क्षमता सीमित है। विभिन्न संस्कृतियों में जब हम समान सांस्कृतिक तत्वों को देखते हैं तो उसका कारण स्वतंत्र रूप से आविष्कार ना होकर प्रसार है। पॉइंट टू बी नोटेड। वो क्या कहते हैं कि मानव में आविष्कार करने की क्षमता सीमित है और विभिन्न संस्कृतियों में जब हम समान सांस्कृतिक तत्व देखते हैं, एक जैसे। अब सांस्कृतिक तत्व क्या है यह मैं नहीं समझाऊंगी दोबारा, अनटिल अगर आप में से कोई विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं डालता कि उसे सांस्कृतिक तत्व की अवधारणा समझ में नहीं आई है, क्योंकि ये मैं पूर्व में बहुत विस्तार में आपको समझा चुकी कि क्या है सांस्कृतिक तत्व। तो प्रसार सिद्धांत को मानने वाले क्या कहते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों में जब हम समान सांस्कृतिक तत्व को देखते हैं तो उसका कारण स्वतंत्र रूप से आविष्कार न होकर प्रसार है। और जब किसी एक स्थान पर आविष्कृत अथवा विकसित संस्कृति तत्व दूसरे स्थानों पर फैलने लगते हैं तो इस दशा को प्रसार कहते हैं। ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रसार का तात्पर्य है फैलना। तो प्रसार सिद्धांत के मानने वालों का ये विश्वास है कि मनुष्य में आविष्कार करने की क्षमता लिमिटेड होती है, सीमित होती है। और जब आप समान सांस्कृतिक तत्व अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं तो इसका तात्पर्य कदापि ये नहीं है कि अलग अलग जगह वो आविष्कार अलग अलग स्थानों पे हुए हैं, स्वतंत्र आविष्कार हुए हैं। उनका मानना है कि एक जगह आविष्कार हुए हैं और उसका प्रसार समस्त दूसरे क्षेत्रों में हुआ है। अब प्रसारवादी सिद्धांतवादी क्या मानते हैं कि मानव में अनुकरण, किसी चीज़ को सीखना, एडॉप्शन है ना, अनुकरण करने एवं ग्रहण करने की शक्ति असीमित है। अतः जब भी 2 संस्कृति समूह संपर्क में आते हैं तो उनमें एक दूसरे के रीति रिवाजों, प्रथाओं, धर्म, कला, भौतिक वस्तुओं, वस्त्र, भाषा, बर्तन, भोजन आदि का आदान प्रदान होता है। देखिए, इसका जीवंत उदाहरण आप भली भांति परिचित हैं। आप कक्षा प्रथम से लेकर आज तक जब पढ़ते आए हैं, आप हिंदी की कोई भी कहानी पढ़ेंगे उसमें देशज भाषा के भी शब्द हैं, उसमें विदेशी भाषा के भी शब्द हैं। वो कहाँ से आए? देखिए, भारत की संस्कृति तो एक बेहद सहिष्णु संस्कृति मानी गई, बहुत लचीली संस्कृति मानी गई है। और भारत में सदियों से विभिन्न संस्कृतियों के आक्रमणकारी आए और यहाँ पर उन्होंने राज किया, चाहे वो मुग़ल हों चाहे अंग्रेज हों। तो उनकी भाषाओं के शब्दों को हमने अपनी जो मूल भाषा है उसमें इस प्रकार से समाहित कर लिया कि आज उसे अलग करके देख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ट्रेन। अब हिंदी में कोई भी विद्यार्थी ट्रेन का हिंदी शब्द प्रयुक्त नहीं करता, वो अंग्रेजी शब्द ही प्रयुक्त करेगा। और इसका हिंदी शब्द क्या है? लोपथगामिनी। पर क्या कोई विद्यार्थी बोलता है, उस शब्द को उच्चारित करता है? नहीं करता ना। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा शब्द हमारी संस्कृति का नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति हिंदी का भाग्य क्या है? क्रोध। क्या कभी आपने किसी बच्चे को कहा मुझे बहुत क्रोध आया? नहीं, हम क्या कहेंगे? हमें बहुत गुस्सा आया। तो ये मैंने आपको 2 उदाहरण दिए जिससे आप बहुत भली बात ही समझ सकते हैं। उसी प्रकार से आज जैसे भारतीय महिलाएं सलवार सूट पहनती हैं, अधिकतर भारतीय महिलाओं को आप सलवार सूट पहने देखेंगे, वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा था ही नहीं। भारतीय संस्कृति का हिस्सा तो वस्त्रों की जब हम बात करते हैं साड़ी था, लेकिन जब मुग़ल आक्रमणकारी आए तो उसके साथ ही हमने उनकी ये जो वस्त्र था उसे बड़ी सहजता से स्वीकार किया और आज वो सभी जगह व्याप्त है। जिस तरह से महिलाएं शरारा पहनती, शरारा भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा, परंतु जब मुग़ल कारी आए तो
वो जो महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं थी, वो शरारा पहनती थी। आज भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म को मानने वाले, क्रिश्चियन धर्म को मानने, सभी धर्म को मानने वाली महिलाओं से पहनती, क्योंकि अब वो भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा हो गया। तो यही बात प्रसारवादी सिद्धांत को मानने वाले कहते हैं कि मानव में अनुकरण करने और ग्रहण करने की शक्ति असीमित है, और जब दो संस्कृतियां संपर्क में आती हैं तो एक दूसरे के रीति रिवाजों को, प्रथाओं को, धर्म को, कला को, इन सबको स्वीकार करती हैं, और यही प्रसार का सिद्धांत है। तो इसके परिणाम स्वरूप एक स्थान पर आविष्कृत सांस्कृतिक तत्व वो दूसरे स्थान पर फैलते हैं, और इसे ही प्रसारवाद के रूप में माना जाता है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रसारवाद क्या है अब ये आप समझ गए होंगे। समझ गए? नहीं समझे तो मुझे लिखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं दोबारा समझाऊंगी। आप लोगों को याद है प्रथम वर्ष में भी, द्वितीय वर्ष में भी, मैं आपकी प्रथम कक्षा में आपसे एक वादा करती हूँ कि, और वही वादा मैं हमेशा दोहराती हूँ कि आपको अगर कोई पढ़ाई व तथ्य, कोई कॉन्सेप्ट, कोई अवधारणा, कोई पंक्ति, कोई शब्द अगर समझ में नहीं आएगा, मैं उसे एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगी। और मैं, याद है आपको कि मैं कहती हूँ विश्वास कीजिए कि अगर 10वीं बार भी समझ में नहीं आएगा तो भी किंचित मुझे परेशानी नहीं होगी, मैं आपको उसे 50वीं बार भी समझाऊंगी, और मैं तब तक समझाऊंगी जब तक वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आ जाए। मैंने हर बात को दोबारा तीसरी बार, चौथी बार रिपीट किया है अभी कि क्या प्रसारवाद का सिद्धांत कहता है। बावजूद उसके अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, और अगली कक्षा में मैं आपका जो ये वीडियो बनाती हूँ, आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए वीडियो तैयार होते हैं उसमें ही समझाऊंगी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इससे जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि वो 1 या 2 विद्यार्थी ही उसे पढ़ेंगे, जबकि वीडियो जितने विद्यार्थी देखेंगे उससे दोबारा उस बात को समझेंगे। तो प्रसारवादी सिद्धांत क्या है ये हमने समझा। अब मजूमदार एवं मदान इस सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं वो हम जानते हैं। लोगों के, देखिए इन्वर्टेड कॉमास में, और मैंने हमेशा कहा है इन्वर्टेड कॉमास का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति ने जो बात कही है उसे हमने एज इट इज़ अपने नोट्स में, अपनी बात में, अपना पढ़ाई में उसे लिया है, और जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो अगर जो परिभाषाएं हैं किसी विद्वान के द्वारा बताई गई हैं तो अगर उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में लेते हैं तो एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि हमने उसे ज्यों का त्यों कोट किया है जिस प्रकार से विद्वान ने उसके बारे में बताया है। तो मजूमदार और मदान ने बताया कि लोगों के बीच जहाँ किसी भी तरह का भौतिक सामीप्य होता है, भौतिक सामीप्य क्या हो रहा है? फिजिकल मतलब हम सशरीर एक दूसरे के आसपास हैं, बैठे हुए हैं, 1 फीट का डिस्टेंस है, 2 फीट का डिस्टेंस है, पर हम एक दूसरे को खुली दृष्टि से देख सकते हैं। वहाँ बड़ी चढ़ी मात्रा में, यहाँ गलती से टाइप हो गया बड़ी, तो ये बड़ी है, इसे मैं बाद में ठीक कर दूँगी। तो वहाँ बड़ी चढ़ी मात्रा में अंतर संप्रेषण होना अवश्यंभावी है। ऐसा अंतर संप्रेषण शब्दों, प्रथाओं, वर वधुओं, वस्तुओं, सेवाओं, विश्वासों आदि के रूप में होता है। यह भी स्पष्ट है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग जब परस्पर पत्थर फेंक दूरी पर ही रहते हैं तब वे एक दूसरे की वेशभूषा, आभूषण, बर्तन और बाहरी जीवन को तो देखते ही हैं, वे एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, और ऐसा तभी किया जा सकता है जब एक दूसरे की भाषा के कुछ शब्दों को ग्रहण कर सकें। देखिए बिल्कुल क्लियर उन्होंने लिखा है कि जब हम पत्थर फेंक दूरी का तात्पर्य क्या हुआ कि इतने समीप हैं कि एक दूसरे को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और हमारा भौतिक सामीप्य ऐसा है कि एक दूसरे की संस्कृति को हम समझ सकते हैं, और उनकी प्रथाओं को, उनकी वस्तुओं को, उनके विश्वासों को, उनकी सेवाओं को हम देख, जान और समझ सकते हैं, और इसलिए उनकी वेशभूषा, आभूषण, बर्तन, इन सबको हम अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, बशर्त है कि हम उनकी भाषा के कुछ शब्दों को अपने शब्दकोश में ग्रहण कर सकें। अब इसके बाद प्रसारवादियों ने प्रसार के कुछ शर्तों और विशेषताओं का उल्लेख किया। क्या है वो विशेषताएं, क्या है वो शर्तें? पहला, कोई भी संस्कृति समूह दूसरे सांस्कृतिक समूह की संस्कृति या सांस्कृतिक तत्व को तभी अपनाएगा जब वह उसके लिए अर्थपूर्ण और उपयोगी होगी। स्पष्ट है बेटा,
देखिए, जब तक हमें कोई भी चीज़ अपने लिए उपयोगी नहीं लगेगी तब तक हम उसे अपने जीवन में नहीं अपनाते। ठीक है, तो इसलिए संस्कृति का कोई भी हिस्सा, चाहे वो भौतिक संस्कृति हो चाहे अभौतिक संस्कृति हो, उसका कोई भी हिस्सा जब हमें कंफर्टेबल लगता है, जैसे अभी आपको एक बड़ा दिलचस्प सा उदाहरण देती हूँ। पश्चिमी संस्कृति आपने देखा कि लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते थे अभिवादन करने के लिए, पर यकायक जब ये कोरोना हुआ, कोरोना का मेन जो फैलने का कारण है वो जब फिज़िकल डिस्टेंस कम होकर हम एक दूसरे के शारीरिक संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इसके फैलने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा कि पश्चिमी संस्कृति की जो अभिवादन करने का जो परंपरा आती थी उसमें यकाएक परिवर्तन हुआ। अब वो नमस्कार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए ये सांस्कृतिक तत्व उनके लिए अर्थपूर्ण और उपयोगी हो गया है। ठीक है, अब प्रसारवादियों की दूसरी जो शर्त है वो क्या है? प्रसार के दौरान सांस्कृतिक तत्व अपने मूल रूप में नहीं रह सकते। उनमें ये स्वाभाविक है कि जब प्रसार होता है तो जो भी संस्कृति का हिस्सा है वो यथावत रहे, ऐसा संभव नहीं है। जब भी किसी चीज़ से सम्मिश्रण होगा तो उसका रूप और आकार बदलता है। जैसे दो अलग अलग कलर हैं, उन दोनों कलर को जब आप एक साथ मिला देते हैं तो उसका एक नया कलर उभर कर हमारे सामने आता है। अब उसके बाद तीसरा जो प्रसारवादियों की शर्त है वो है प्रसार साधारणतः उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति और विकसित से अविकसित संस्कृति की ओर होता है। ठीक है, हम ये समझ गए। अब हम जानते हैं सांस्कृतिक प्रसार के कारण ग्रहण करने वाले समूह में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन घटित हो सकते हैं। अब उसके बाद और क्या जाना है हमने कि सांस्कृतिक प्रकार जो प्रसार होता है उसमें कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे यातायात एवं संचार का अभाव, समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़ एवं संपर्क का अभाव होता है। अगर दो संस्कृतियों के मध्य समुद्र है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, संपर्क, तो ऐसी स्थितियों में सांस्कृतिक प्रसार सहजता से नहीं हो सकता। अब हम जानेंगे कि प्रसार के केंद्र कौन कौन से हैं और प्रसारवादियों ने कौन से संप्रदाय बनाए हैं। तो पहली बात हम करते हैं ब्रिटिश प्रसारवादी संप्रदाय। क्या है ये? ये है विश्व रंगमंच पर आने वाले प्रसारवादी संप्रदाय में ये अंतिम था, किंतु रंगमंच से विलुप्त हो जाने वालों में प्रथम इलियट स्मिथ ने इस संप्रदाय का स्थापन किया। इलियट स्मिथ इस संप्रदाय के संस्थापक थे और डब्ल्यू.जे. पेरी इसके समर्थक थे। संस्थापक कौन थे? याद कीजिए, मैंने नाम क्या बताया था? इलियट स्मिथ। और पेरी कौन थे? इसके समर्थक थे। और अर्ली कल्चर नामक पुस्तक में मिस्र को ही प्राचीन संस्कृति का इन दोनों ने केंद्र बताया। किन्होंने? स्मिथ ने और पेरी ने। उन्होंने बताया कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों अफ्रीका, भारत, इंडोनेशिया, पोलिनेशिया तथा अमेरिका में संस्कृति का प्रसार मिस्र से ही हुआ। तो ये समस्त संस्कृतियों का जो उद्भव केंद्र है स्मिथ ने और पेरी ने मिस्र को बताया। उन्होंने ये कहा कि मिस्र में संस्कृति का जन्म ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ और स्मिथ की मान्यता है कि विश्व की कला तथा हस्तकला, सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन, विश्वास एवं संकेतवाद अधिकतर यहीं विकसित हुए और यहाँ से समस्त संस्कृतियों में प्रसारित हुए। उन्होंने स्पेसिफाई किया अफ्रीका, भारत, इंडोनेशिया, पोलिनेशिया तथा अमेरिका। ठीक है, तो अब हमें याद क्या रखना है कि ब्रिटिश प्रसारवादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो इलियट स्मिथ थे और डब्ल्यू.एच. पेरी इसके समर्थक थे। अब पेरी ने अपनी पुस्तक द चिल्ड्रन ऑफ सन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सूर्य की संतान। तो पेरी ने अपनी पुस्तक द चिल्ड्रन ऑफ सन में मिस्र वासियों को सूर्य की संतान बताया और जैसे सूर्य संसार को प्रकाश देता है वैसे ही मिस्र वासियों ने संसार को संस्कृति दी।
ऐसा पेरी का विश्वास था। अब पेरी की बात को दूसरों ने माना नहीं माना यह हम आगे जानेंगे, लेकिन पेरी ने ये कहा कि जैसे सूर्य समस्त संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही मिस्रवासियों ने संसार को संस्कृति दी। मिस्र को उन्होंने संपूर्ण मानव सभ्यता का पालना मतलब झूला पालन करता बताया। स्मिथ एवं पेरी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित टोटमवाद, कंबोडिया और अमेरिकन इंडियन जातियों में प्रचलित पिरामिड निर्माण कला भी मिस्र से ही यहाँ प्रसारित हुई है। ठीक है। अफ्रीका में एक प्रथा प्रचलित है कि अनुष्ठानों में प्रयोग के लिए राजा की जांघ की हड्डी को सुरक्षित रखा जाता है। स्मिथ इसे भी मिस्र के मम्मीकरण का प्रसार मानते हैं। मम्मीकरण आप जानते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ कि मिस्र की सभ्यता में देखने में आया कि वहाँ पर शवों को विशेष प्रकार के रसायन में लपेटकर और उसे सुरक्षित रख दिया जाता था, और उसके साथ जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके जो सामान हैं जो उसे बहुत पसंद है उनको भी साथ में सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है। तो ये जो अफ्रीका में प्रथा प्रचलित है कि अनुष्ठान में प्रयोग के लिए राजा की जांघ की हड्डी को सुरक्षित रखा जाता था, तो पेरी और स्मिथ का ये मानना है कि ये मिस्र के मम्मीकरण का ही प्रसार रहा है। ठीक है। अब इसकी आलोचना क्या हुई? इसकी आलोचना वैज्ञानिक स्मिथ और पेरी ने जब ये सिद्धांत स्थापित किया तो इसकी आलोचना में अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि इनकी सामग्री अपर्याप्त एवं अविश्वसनीय है। किनकी सामग्री? स्मिथ और पेरी की। फिर बड़ा कमाल की बात अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों ने कही, जो कहीं ना कहीं सत्य से प्रतीत होती है, कि स्मिथ और पेरी यदि भारत में रहते है ना, तो वो भारत की संस्कृति को ही उद्गम स्थल कह सकते थे। अभी तक वो किसको उद्गम स्थल कह रहे हैं? मिस्र को। किस चीज़ का उद्गम स्थल कह रहे हैं? समस्त संस्कृतियों का। वो ये कह रहे हैं कि यही संस्कृति का केंद्र बिंदु रहा और यहीं से अफ्रीका, भारत और दूसरे देशों में, जिन देशों के उन्होंने नाम बताए उसमें अफ्रीका, भारत के अलावा इंडोनेशिया, पोलिनेशिया, अमेरिका, वहाँ पर ये संस्कृति प्रसारित हुई। तो स्मिथ और पेरी का ये कहकर विरोध किया गया कि अगर वो भारत में पैदा हुए होते, भारत में अगर उनका जन्म हुआ होता, तो वो भारत की संस्कृति को उद्गम स्थल कहते, जो कि अवैज्ञानिक एवं संकीर्ण है। अवैज्ञानिक एवं संकीर्ण भारत को संस्कृति का स्थल कहना नहीं है। क्या अवैज्ञानिक एवं संकीर्ण है कि उन्होंने मिस्र को बिना किसी आधार बिंदु के, बिना जांचे परखे उसे समस्त संस्कृतियों का उद्गम स्थल कहा। और तीसरी आलोचना उनकी की गई कि स्वतंत्र आविष्कार को न मानना अनुचित है। ऐसा दूसरे सामाजिक वैज्ञानिकों ने माना कि स्मिथ और पेरी जो स्वतंत्र आविष्कार की अवधारणा को नहीं मानते वे अनुचित है। उन्होंने ऐसे कई उदाहरण दिए जो ये प्रकट करते हैं कि कई सांस्कृतिक तत्वों का आविष्कार अलग अलग स्थानों पे स्वतंत्र रूप से ही हुआ है, ना कि प्रसार के द्वारा। और उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। हंटन ने बताया है कि बंदूक का आविष्कार एशिया तथा फ्रांस में स्वतंत्र रूप से हुआ। कहाँ हुआ? हंटन ने बताया कि बंदूक का आविष्कार एशिया तथा फ्रांस में स्वतंत्र तौर पे हुआ। बुल रोअर, ये क्या होता है? आपने देखा होगा, रस्सी के छोर पे बंधी चपटी लकड़ी वाली रस्सी को दूसरे छोर में पकड़ाकर हवा में घुमाने पर चीख भरी ध्वनि पैदा होती है। इसकी रचना संसार के विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से हुई। और तीसरा, हंटन ने जो प्रसारवादी सिद्धांतवादियों का विरोध किया, वो ये कह के विरोध किया कि चिकित्सा तथा जादू का विकास कई संस्कृतियों में स्वतंत्र रूप से हुआ। परंतु टाइलर ये कहते हैं कि जब तक प्रसार के विरुद्ध कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, तब तक प्रसार को एक सामान्य प्रचलित प्रक्रिया मान लिया जाना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया आपको? मैं एक बार जितना आज हमने पढ़ा उसको मैं रिपीट कर देती हूँ, और वो रिपीटेशन इस बिंदु से शुरू होता है कि प्रसार का सिद्धांत उद्विकास सिद्धांत के विरोध में आके खड़ा हुआ। प्रसार का सिद्धांत कहता है कि मानव की मानसिक एकता एवं स्वतंत्र आविष्कार की जो बात उद्विकासी सिद्धांतवादियों के द्वारा कही गई वो गलत है, और उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव के आविष्कार करने की क्षमता सीमित है, और
एक स्थान पर आविष्कृत अथवा विकसित संस्कृति तत्व दूसरे स्थानों पर फैलते हैं और उसका कारण यह है कि मानव में अनुकरण करने और ग्रहण करने की शक्ति असीमित है। अतः जब भी दो संस्कृति समूह संपर्क में आते हैं तो उनमें एक दूसरे के रीति रिवाजों, प्रथाओं, धर्म, कला, भौतिक वस्तुओं, वस्त्र, भाषा, बर्तन, भोजन सभी, क्योंकि ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसका आदान प्रदान होता है और ये शारीरिक निकटता जब होती है तो सांस्कृतिक प्रसार के अधिक अवसर होते हैं। ठीक है। अब तत्पश्चात प्रसारवादियों ने कुछ शर्तों का, कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कोई भी संस्कृति अथवा सांस्कृतिक समूह किसी सांस्कृतिक तत्व को तभी अपनाएगा जब वो अर्थपूर्ण और उपयोगी हो। दूसरा, प्रसार के दौरान संस्कृति तत्व अपने मूल रूप में नहीं रह सकते, उनमें परिवर्तन होता है। तीसरा कि प्रसार साधारणतः उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति और विकसित से अविकसित संस्कृति की ओर होता है। फिर उन्होंने ये कहा कि सांस्कृतिक प्रसार में कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे यातायात एवं संचार का अभाव, समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़ आदि, है ना। और उसके बाद हमने जाना ब्रिटिश प्रसारवादी संप्रदाय, ये स्थापित किया गया था इलियट स्मिथ के द्वारा और W.J. पेरी इसके समर्थक थे। और अर्ली कल्चर नामक पुस्तक में मिस्र को ही प्राचीन संस्कृति का केंद्र बताया गया। साथ ही ये बताया गया कि मिस्र से ही अफ्रीका, भारत, इंडोनेशिया, पोलिनेशिया तथा अमेरिका में संस्कृति का प्रसार हुआ। पेरी ने द चिल्ड्रन ऑफ सन में स्पष्ट किया कि जिस प्रकार से सूर्य सारे संसार को रोशनी देता है, उसी प्रकार से मिस्र ने भी समस्त जो विश्व में जितनी फैली हुई संस्कृति हैं सबको अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया। और इस प्रसारवादी सिद्धांत की आलोचना इस बात पर हुई कि ये कहा गया कि इनकी सामग्री अपर्याप्त एवं अविश्वसनीय है। दूसरा, ये कहा गया कि स्वतंत्र आविष्कार को ना मानना अनुचित है। और ऐसे कई उदाहरण दिए गए जिसमें कि हंटन ने कहा कि बंदूक का आविष्कार एशिया तथा फ्रांस में स्वतंत्र तौर पे हुआ। और दूसरी बात ये कही कि चिकित्सा तथा जादू का विकास भी कई संस्कृतियों में स्वतंत्र रूप से हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद टायलर कहते हैं कि जब तक प्रसार के विरुद्ध कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता तब तक प्रसार को एक सामान्य प्रचलित प्रक्रिया मान लिया जाना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने प्रसारवादी सिद्धांत का प्रथम चरण जाना। अगली कक्षा में हम प्रसारवादी सिद्धांत के दूसरे चरण को जानेंगे, दूसरे विचारधारकों को जानेंगे, दूसरे संप्रदाय के मानने वालों को जानेंगे। लेकिन उससे इतना जो हम पढ़ चुके हैं, मैं आपसे ये आशा करती हूँ, और आशा ही नहीं, खास कर तृतीय वर्ष के विद्यार्थी क्योंकि बहुत संजीदा हैं, बहुत संवेदनशील हैं, जितना मेरा अनुभव है पिछले 2 वर्षों का, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। और कुछ समय के पश्चात मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक है, व्याकरण की गलती है, तो उसको पहले मैं सुधार करूँगी। तो कुछ समय पश्चात मैं आपको इसके PDF नोट्स अवेलेबल कराऊँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, और तत्पश्चात मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूँगी इस आशा के साथ कि उन असाइनमेंट्स को आप अपनी नोटबुक पे रेगुलर कर रहे होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसी आशा के साथ कि आप मन लगा के पढ़ेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद।